IIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के संदर्भ में आज आपका टॉपिक है 16 महाजनपद। आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो की ओर बहुत सरलतापूर्वक सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बढ़ रहे हैं अगले क्रम में, अगले विषय वस्तु को संदर्भ में। तो यहाँ पे आपका टॉपिक, इसके पहले कल के वीडियो में हमने जैसा बताया था कि 16 महाजनपद, इसके पिछले वाले वीडियो में आपने देखा, बहुत शॉर्ट में बताए थे उसको। यहाँ पे विस्तार है आपका 16 महाजनपद। जो राज्यों का जब आरंभिक राज्यों का जब उदय होता है तो किस तरह से राज्य थे, उनका क्या स्वरूप था, इसके पहले वाले वीडियो में आपने अध्ययन किया। इस वीडियो में 16 महाजनपद के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से 16 महाजनपद अस्तित्व में थे इस टाइम के आरंभिक राज्यों में, उनकी क्या स्थिति थी, इसके संदर्भ में आज इसके विषय वस्तु में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अपने विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। 16 महाजनपद थे उस टाइम में। 16 महाजनपदों की क्या स्थिति थी, क्या नाम थे उनके, जानेंगे। तो फर्स्ट जैसे अवंती था, अस्मक था, अंग था, कंबोज, काशी, कुरु, कौशल, गांधार, चेदी, वज्र, तश, पांचाल, मगध, मत्स्य, मल्ल और सूरसेन। तो इस तरह से जो है 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों में दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक, यानी इस गणतंत्र राज्य भी थे और राजतंत्र भी राज्य थे। तो राजतंत्र में राजा शासन करता था और उसके बाद उसी के पीढ़ी से, उसी के वंश से दूसरा व्यक्ति उसका उत्तराधिकारी मीन्स राजा होता था। लेकिन गणतंत्र में क्या व्यवस्था थी कि इसमें एक समिति के माध्यम से राजा का क्या होता था, चुनाव होता था, समिति के माध्यम से शासन संचालित होता था। तो दोनों में ये अंतर है, इस तरह से आप जानते रहें। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि 16 महाजनपद में किस प्रकार के शासन व्यवस्था थी। तो दो प्रकार की थी, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी जिसमें राजा चुनाव होता था, उसका पद वंशानुगत होता था, और दूसरा क्या था, गणतंत्र व्यवस्था थी। गणतंत्र राज्य भी थे इस टाइम में, जिसके राजा का चुनाव जो है एक समिति के माध्यम से होता था। तो इस तरह से समितियों के माध्यम से गणतंत्र में शासन संचालित होता था। तो दो प्रकार की शासन व्यवस्था इस तरह से पैरेलल में थी। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं हम लोग। 16 महाजनपद, इस तरह से ये नाम ही, कल इसके पहले वाले वीडियो में पूरा प्लेस बताए थे किस तरह से किसका क्या स्थिति है। आगे हम लोग चलेंगे 16 महाजनपद के विशिष्ट अभिलक्षण क्या हैं। 16 महाजनपद के कुछ उसके विशिष्ट अभिलक्षण हैं। उन अभिलक्षणों के माध्यम से उनकी विशेषता, उनका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो उनके अभिलक्षणों को उनके स्वरूप के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। उनके ऐसे क्या अभिलक्षण थे, उनकी क्या अपनी विशेषताएं थी, जिनके लिए वे विश्वविख्यात हुए, आगे चलकर के इतिहास के गौरव में इन 16 महाजनपद राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए। तो इस विषय वस्तु को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से 16 महाजनपद की क्या स्थिति थी। तो इन 16 महाजनपदों के अभिलक्षण में पहला जैसे अभिलक्षण क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं। अब इसी में कई प्रकार के क्वेश्चन हैं। 16 महाजनपदों की तालिका बनाएं, या फिर 16 महाजनपदों का विवरण दें, या फिर अगले स्टेप में 16 महाजनपदों के अभिलक्षण क्या हैं, यानी उनकी विशेषताएं क्या हैं, क्या स्वरूप था उनका, उनको आपको लिखना है। तो अलग अलग प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछता है, अभी से आप जानते रहें इस चीज़ को। तो 16 महाजनपद के विशिष्ट अभिलक्षण थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट महाजनपदों की संख्या 16 थी। तो यहाँ एक वैकल्पिक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन रहा है, एग्जाम में आता है, कितनी संख्या थी, 16 थी। महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। इनमें से कुछ गणराज्य और कुछ राजतंत्रीय राज्य थे। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बना, एक तो यहाँ बन रहा है कि कितनी थी 16 महाजनपदों की संख्या, 16। दूसरा है इनमें से कुछ गणराज्य थे। तो यहाँ पे भी दो शब्द क्वेश्चन बन रहा है, एक गणराज्य और दूसरा क्या है, राजतंत्रीय राज्य। जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया कि गणराज्य से क्या तात्पर्य था कि एक ऐसा राज्य जिसमें एक समिति के माध्यम से चुनाव होता था, राजा का क्या होता था, समिति के माध्यम से चुनाव होता था। और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा शासन करता था और उसी के पीढ़ी से, उसी के परंपरा से, उसी की पीढ़ी से अगला व्यक्ति शासक होता था। तो इस तरह से दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। एक तरह राजतंत्रीय शासन व्यवस्था, राजतंत्रीय राज्य थे, और सेकंड लेवल पे गणराज्य थे। तो दो पैरेलल में शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी और इस तरह से
दो शासन व्यवस्थाएं इस रूप में परिणित थी। नेक्स्ट इस पे आगे चलेंगे। सेकंड लेवल पे क्या है, किसकी क्या अभिलक्षण क्या थे, क्या विशेषताएं इसकी थी। तो राजतंत्रीय और गणराज्य जैसी व्यवस्थाओं के साथ नेक्स्ट स्टेप में क्या था, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, किंतु गणराज्य या गणसंघ के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो इस तरह से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, और इस दो शासन व्यवस्थाओं के स्वरूप में ऐसे शासन संचालित होते थे। दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं इन 16 महाजनपदों में संचालित होती थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी क्रम में। इन गणराज्यों में जो भी आपने देखा कि गणराज्य भी शासन व्यवस्था में थे, तो गणराज्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी इसमें देखेंगे। गणराज्य में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इन दोनों के नाम जैसा कि आप जानते हैं, जैन धर्म में महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध। इन दोनों जैन धर्म बौद्ध धर्म के महान व्यक्ति थे, महान कह सकते हैं तपस्वी लोग थे, और इन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो ये गणराज्य से संबंधित थे। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध किससे संबंधित थे, गणराज्य, जो गणतंत्रीय के राज्य थे, जो गणराज्य थे उस टाइम के। हमने जैसे इसके पहले बताया कि दो प्रकार के शासन राज्य थे, दो प्रकार के, एक राजतंत्रीय राज्य और एक गणराज्य थे। तो गणराज्य में जो थे उनमें से कौन से संबंधित थे, ये महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, ये दोनों जो है गणराज्य से संबंधित थे। अगली कड़ी में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में, गणराज्यों में भूमि के साथ ही अनेक आर्थिक स्रोतों पर गण के राजा के सामूहिक नियंत्रण होता था। यहाँ पे भी ध्यान देने की बात है, गणराज्यों में भूमि के साथ ही अनेक आर्थिक स्रोतों पर, आर्थिक स्रोत के आधार बहुत सारे होते हैं, तो आर्थिक स्रोतों पर किसका, गण के राजा का सामूहिक नियंत्रण होता था। क्योंकि एक राजा नहीं होता था बल्कि एक समिति के माध्यम से शासन चलाया जाता था। इस गण के लोग सदस्य होते थे, इनके माध्यम से शासन चलाया जाता था। तो इन सदस्यों का क्या होता था, यहाँ की जो भूमि थी उस पर, आर्थिक स्रोतों पर इनका सामूहिक नियंत्रण होता था। जैसे राजा का अकेला नियंत्रण होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस राजा का सामूहिक नियंत्रण है, क्योंकि ये समिति है, कोई एक सिंगल राजा यहाँ पे नहीं है। तो आधिपत्य भी किसका होगा, सामूहिक होगा। जैसे राजतंत्रात्मक में आधिपत्य या नियंत्रण किसका होता है, पर्टिकुलर राजा का होता है। चूंकि यहाँ पे गण है, कई लोगों का समूह है, इसलिए नियंत्रण भी व्यक्तिगत ना होकर के कैसा है, सामूहिक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि जो नियंत्रण है ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे राज्य इस प्रकार के जो राज्य हैं उनका नियंत्रण कैसा होगा, सामूहिक नियंत्रण होगा, क्योंकि ये गणराज्य हैं। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्रायः किले से घिरी होती थी। तो सुरक्षा, चूँकि सुरक्षा कारण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, और सुरक्षा कारणों से ही किलेबंदी की घेराबंदी की जाती थी, और इस तरह से इन राज्यों की घेराबंदी की जाती थी। राजधानियों के रख रखाव, सैन्य प्रबंध तथा उच्च अधिकारियों का वेतन भुगतान हेतु संसाधनों की आवश्यकता थी। तो इस तरह से प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी जो किले से घिरी होती थी। राजधानियों के रख रखाव, सैन्य प्रबंध एवं उच्च अधिकारियों के वेतन भुगतान हेतु संसाधनों की आवश्यकता होती थी। तो संसाधनों के दोहन से, संसाधनों के उपयोग से, करों के माध्यम से इनके वेतन का भुगतान होता था। रख रखाव की व्यवस्थाएं होती थी, किलेबंदी होती थी, देखभाल होती थी, सैन्य व्यवस्था संचालित होती थी, और प्रशासनिक कार्यों को संचालित किया जाता था। तो इस तरह से इन संसाधनों के माध्यम से ये सभी कार्य संचालित होते थे। आगे बढ़ेंगे। शासकों के कार्य क्या क्या थे, तो जैसे किसानों, व्यापारियों व शिल्पकारों से कर वसूलना था। कर जो होता है शासक का, वही आय का स्रोत माना जाता है। कर के माध्यम से ही शासक अपनी समृद्धि को बढ़ाता है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करता है, अपनी नीतियों को क्रियान्वित करता है, और पूरे जनता की देखभाल करता है, और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाता है। चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे समाज सेवी कार्य हों। तो इस तरह से जो भी कार्य होता था वो करों के माध्यम से, चूँकि उसके आय का स्रोत क्या था, कर था, कर के माध्यम से ही वो अपना राजकोष भरता था, और इन्हीं करों के माध्यम से शासन करता था, जनता की देखभाल करता था।
तो राजा का जो आय का स्रोत था उस टाइम में यही थे, किसानों से कर लेता था, व्यापारियों से कर लेता था और शिल्पकारों से भी कर वसूलता था। तो ये इस तरह से 16 महाजनपद के ये अभिलक्षण थे। अब इसी क्रम में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्टोरी आगे बढ़ेगी कि किस तरह से आरंभिक राज्य थे, फिर उनमें किस तरह से 16 महाजनपद अस्तित्व में आए, 16 महाजनपद में कौन राज्य अधिक शक्तिशाली हुआ और फिर इन्हीं राज्यों में से मगध आगे डेवलप होता है और आगे मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो क्रम से एक एक क्रम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन 16 महाजनपदों के अभी तक आपने क्या अभिलक्षण थे, क्या उनकी विशेषताएं थी, क्या उनकी खूबियां थी, आप इन चीज़ों को समझें। अभिलक्षण कभी कभी शब्दावली कुछ समझ में ना आए, बहुत सरल शब्दों का यूज़ करें, सीखें केवल समझें रटने के बजाय। तो यहाँ पे अभिलक्षण मीन्स उनकी क्या विशेषता थी या खूबियाँ क्या थी, अच्छाइयाँ उनकी क्या थी, या किनके माध्यम से उनको उनकी क्या पहचान है। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझेंगे कि क्या उनके अभिलक्षण थे कई रूपों में, जैसा आपको समझ में आए, जो शब्दावली आपको फिट बैठ जाए उसी अनुरूप आप समझें उसको। तो अभिलक्षण या विशेषताएं हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे इन 16 महाजनपदों में, जैसे 16 अभी नाम है यहाँ पे फ्रंट पे आपके। तो इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली व वैभवपूर्ण था वो कौन था? मगध था। तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है मगध है, इसकी राजधानी जो प्रारंभिक राजधानी है राजगृह में है थी, और बाद में कहाँ बनाई गई? पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र मीन्स आगे चल के पटना, जो वर्तमान समय में पटना है बिहार में। तो इसको इस तरह से राजधानी बनाएगी। प्रारंभ में जो है राजगृह बनाया गया था और बाद में जो है क्या बनाया गया? पाटलिपुत्र अर्थात पटना में बनाया गया। राजधानी के संदर्भ में आपने अध्ययन किया। आगे चल के आप देखेंगे इन 16 महाजनपदों में जिस तरह से ये मगध था जो आधुनिक बिहार राज्य के अस्तित्व में था, तो बिहार राज्य में था ये मगध, और मगध के शक्तिशाली होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे कि मगध राज्य उस 16 महाजनपदों में बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली था, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। उसके समृद्धि का आधार क्या था, क्या बेस था जिसके वजह से वो राज्य, ये मगध महाजनपद बहुत ज़्यादा समृद्धिशाली था। तो समृद्धिशाली के पीछे कौन कौन से फैक्टर थे जिसके कारण वो समृद्धिशाली था और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ थी। तो इस तरह से इनके कारणों को देखेंगे कि क्या कारण थे शक्तिशाली और समृद्धि के। तो फर्स्ट पॉइंट, मगध की भूमि कैसी थी? उपजाऊ थी, गंगा का क्षेत्र था, जैसा कि आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी जो गंगा मैदानी क्षेत्रों में, जो पूरी मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है, आपका ये उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं, मैदानी क्षेत्र है ये सारे। तो बिहार भी गंगा का क्षेत्र है, वहाँ कई नदियाँ समाहित होती हैं, गंगा में आके मिलती हैं, इसलिए ये भूमि क्या है? बहुत ज़्यादा उर्वर है। और जब कोई भूमि उर्वर होती है, उपजाऊ होती है, तो स्वाभाविक है कृषि फसल वहाँ अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा, और जब कृषि उत्पादन अच्छा होगा तो लोगों की जीवन शैली भी उच्च होगी, लोग समृद्धिशाली होंगे, शासक भी समृद्ध होंगे, क्योंकि शासक भी उन्हीं कृषि उपज से ही कर वसूलते हैं। तो जैसे एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी हुई है, वैसे समृद्धि का आधार क्या निकल करके आया कि मगध की भूमि क्या थी? उपजाऊ थी। डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, कोई भी चीज़ को अगर आप जितना चाहें विस्तार कर सकते हैं, वो आपके अंदर क्षमता डेवलप हो जाएगी, केवल बेस आप जानते रहें। उपजाऊ होने के पीछे केवल क्या था कि वहाँ की नदियों का जो जलोढ़ मिट्टी थी, वहाँ की इस तरह की भूमि थी, बहुत सारी नदियाँ वहाँ बहती थी उस मैदानी भूमि में। तो इस तरह से एक वर्ड को पा जाएँ आप तो उसी को विस्तारित कर लें। अगले क्रम में इसी में जानेंगे कि उसके समृद्धि का अगला आधार क्या था। तो अगले आधार में जैसा कि आप जानते हैं इस तरह से लोहे की खानें थी। लोहा क्या माना जाता है? मानव जीवन का विकास का आधार माना जाता है, चाहे वो कृषि यंत्र बनाना हो, चाहे भवनों में उपयोग किया गया हो, चाहे पुलों में उपयोग किया जाए, लोहे के माध्यम से। क्योंकि उस पीरियड में लोहे की उपयोगिता जैसे तलवार बनाना, अस्त्र शस्त्र बनाना, कृषि उपकरण बनाना, तो लोहा जो है जीवन का आधार माना जाता है, मानव जीवन के विकास का। और लोहे की खानें पर्याप्त मात्रा में थी मगध में, और इस कारण जो है मगध समृद्धिशाली था, आर्थिक रूप से सुदृढ़ अवस्था में था। तो समृद्धि का आधार ये था जो लोहे की वहाँ पे खानें थी, प्रचुर मात्रा में कृषि उपकरण और अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट है सेना के लिए हाथी जो मगध के जंगलों में उपलब्ध हो जाते थे। उस समय चूँकि घोड़ा और सैन्य के रूप में, सैन्य व्यवस्था के रूप में हाथी और घोड़े महत्वपूर्ण माने जाते थे, तो मगध के जंगलों में क्या उपलब्ध हो जाते थे? हाथी।
तो हाथी जो थे सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करते थे और इस तरह से उनके समृद्धि का ये सभी क्या थे, आधार थे। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में 16 महाजनपद, उनकी क्या संख्या थी, क्या उनकी अभिलक्षण विशेषताएं थी, किन किन विशेषताओं को आपने अध्ययन किया, राज्य उस समय किस प्रकार के थे, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया। अभिलक्षणों में और सारी क्या विशेषताएं थी, फिर किस तरह से इन 16 महाजनपदों में मगध राज्य था, किस तरह से था, उसकी समृद्धि का क्या आधार था। इस तरह से आप इन चीज़ों का आपने अध्ययन किया। फिर मगध के विकास के साथ ही मौर्य साम्राज्य का क्या होता है, उदय होता है। जैसे जैसे मगध साम्राज्य विकसित था, इसका विकास होता है, वैसे वैसे इसी के पैरेलल में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो अगले वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य को लेकर के आएंगे। तो आपका इस टॉपिक में यहीं से क्लोज करते हैं और अगला टॉपिक आपका मौर्य साम्राज्य रहेगा। धन्यवाद।